हेलो गाइस, ओनली यूपीसी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल के सपने बुनते हैं। तो आपके सपने को साकार करने के लिए, आपके सपनों को आप तक पहुंचाने के लिए ओनली यूपीएससी की पूरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है जीएस और करंट अफेयर्स की कंप्लीट सीरीज। इसमें आपको यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे होंगे। आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें और आपको जो भी आपके विचार हैं वो आप कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बने रहिए सेशन के एंड तक और देखिए कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं उसमें क्या क्या करंट अफेयर्स आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये पहला न्यूज़। CSIR साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ डिपॉजिट इन अनंतपुर। तो पहले पता होना चाहिए आपको अनंतपुर कहाँ है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फैसिलिटी हैदराबाद है। इसका एक इंस्टीट्यूट कौन है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NGRI जो कि CSIR का ही एक इंस्टीट्यूट है, इसके साइंटिस्ट ने ढूंढा है ये अर्थ मेटल, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में तो होता ही है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें होता है। एरोस्पेस के इक्विपमेंट्स बनाने में, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में भी होता है। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ये रेयर अर्थ एलिमेंट कहते किसको हैं? तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ये होते हैं लैंथेनम, सीरियम, पार्सेडिमियम, नियोडीमियम, इट्रियम, हैफीनियम, टैंटलम, नोबियम, जिरकोनियम, स्कैंडियम। तो इनमें से किसी का अगर आपको नाम दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए हम रेयर अर्थ मेटल की बात कर रहे हैं। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है वो है इसका कि इस एलिमेंट को यूज करके, रेयर अर्थ एलिमेंट को यूज करके परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल होते हैं स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं जिनको बनाने में, जिनके कंपोनेंट बनाने में इस परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। तो आपको रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में बेसिक जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये न्यूज़ इन प्रोग्रेस है, अभी इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ आई नहीं है। अभी जैसे जैसे इसके बारे में न्यूज़ आएगी आपको फिर फर्दर इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना जानिए कि 16th फाइनेंस कमीशन इस साल के नवंबर में इसका गठन होने जा रहा है। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि 15th जो फाइनेंस कमीशन था उसके हेड कौन थे? तो NK सिंह थे। और ये जो बॉडी है ये रिकमेंडेशन करती है किसको? गवर्नमेंट को। तो इनके जो सारे डिसीजन होते हैं, इनके जो सारे ये सजेशंस होते हैं वो उस पर गवर्नमेंट को विचार करना ही करना है। वो गवर्नमेंट बाउंड होती है। द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू कंसिडर द कमीशन सजेशन और इसके एक्शन इनको सबमिट करने होते हैं जो नेक्स्ट ईयर के बजट जो होते हैं उसमें 2026 में जो बजट आने वाला है 26-27 का, उसमें इनको सजेशंस को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट इसके बाउंड होती है, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में और भी न्यूज़ आएगी अभी आगे कुछ दिनों में, तो हम इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अब ये न्यूज़ पिछली कुछ दिनों से चर्चा में है कि पाकिस्तान ने एक बिल लाया है और चीफ जस्टिस के पावर को कर्टेल करने की कोशिश की है। तो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन था, हमने पिछली बार पढ़ा था कि ये बिल पास कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली जिस तरह से भारत में पास करके बिल किसे दिया जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट को असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के सहमति के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि आप चाहें तो असेंट ना देते हुए इसको रिकन्सिडरेशन के लिए फिर से वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट इस पर फिर से विचार करे और सोचे। तो इनका कहना था ये जो प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन है, ये जो प्रोपोज्ड कानून है, ये बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी है। तो अब देखते हैं आगे इस पर क्या ये स्टेप लेते हैं इसके पार्लियामेंट के जो नेता हैं। लेकिन ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन था तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये न्यूज़ है टेलीकॉम अथॉरिटी के बारे में। तो एक होता है सेंडर आईडी।
सेंडर आईडी किसे कहते हैं? आप अक्सर अपने मैसेज इनबॉक्स में देखते होंगे कि किसी भी कंपनी की तरफ से कोई मैसेज आया हुआ रहता है। तो अगर आपका टेलीफोन ऑपरेटर जो है उसकी तरफ से कोई मैसेज आएगा या बैंक की तरफ से कोई मैसेज आएगा, तो उसके ऊपर एक टाइटल होता है, एक आईडी होता है जिस पर लिखा हुआ था। जैसे बैंक मान लिया कि SBI की तरफ से आया मैसेज, तो उसमें SBI समथिंग कर करके एक आईडी रहेगा। इस नाम से ये मैसेज आपके इनबॉक्स में आता है। तो टेलीकॉम अथॉरिटीज़ ने ये ब्लॉक किया लगभग 120 हेडर, इसे कहा जाता है हेडर, ठीक है ना। तो इस तरह का जो टाइटल दिया जाता है मैसेज का, ये मैसेज का टाइटल को हेडर बोला जाता है। तो ये 120 हेडर जो कि चाइनीज़ एंटिटी के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे, इसको पास्ट 2 मंथ में ब्लॉक किया गया है टेलीकॉम अथॉरिटी के द्वारा। कहा जाता है ये जो हेडर होता है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर का होता है, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड नंबर्स होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, कुछ नंबर्स भी रह सकते हैं। तो ये यूज किया जाता है हेडर किन के द्वारा? ये बैंक, मार्केटिंग कंपनीज, यूटिलिटी प्रोवाइडर्स, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज के द्वारा भी यूज किया जाता है। ये खास करके तब यूज किया जाता है जब किसी को बल्क ऑफ मैसेज भेजना होता है। जैसे गवर्नमेंट को भेजना है कोई मैसेज अपने सारे सिटीजन्स को, तो बल्क ऑफ मैसेज भेजना पड़ेगा, तो इस तरह का हेडर उस केस में यूज किया जाता है। कोई टेलीकॉम कंपनी है जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, किसी का मैसेज आना होता है तो उसको बहुत सारे कस्टमर्स को एक ही साथ मैसेज भेजना होता है, तब इस तरह का हेडर का यूज किया जाता है। तो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अपनी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, इसने बताया है कि ये हेडर चाइना के द्वारा ऑपरेट किए जाते थे। एक एग्जांपल इन्होंने बताते हुए जानकारी दी कि WBSEDC ये एक हेडर था। WBSEDC किसका हेडर था? वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। और ये हेडर, अब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूज नहीं कर रही थी, लेकिन इसको मिसयूज किया जा रहा था उस चाइनीज़ कंपनी के द्वारा जिसने इसका पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था। इसके नाम से किसी भी कस्टमर को मैसेज भेजा जाता था, कुछ लिंक भेजे जाते थे और उससे पैसे भरवाए जाते थे। तो पैसे का फ्रॉड एक तरह से इस हेडर के मिसयूज के कारण हो रहा था। तो इसके लिए 120 हेडर्स को, इस तरह के 120 हेडर्स सेंडर्स आईडी को ब्लॉक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ट्राया ने डायरेक्शन इशू किया है कि सभी जितने भी इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको रीवेरीफाई करना है और ब्लॉक करना है जितने भी अनरजिस्टर्ड हेडर हैं उनके नाम से सभी को। बढ़ते हैं आज के अगले न्यूज़ की तरफ। तो ये टाइगर का सेंसस हुआ है अभी, जिसकी ये प्रोविजनल लिस्ट आई है। तो ये जो फिगर है अभी प्रोविजनल है, लेकिन प्रोविजनल होने के बावजूद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ज़्यादा उम्मीद है कि जो असली, जो ओरिजिनल, जो ऑफिशियल डेटा भी आएगी इसी के आसपास रहेगी। तो 2022 में टाइगर्स की संख्या कितनी हो गई है? 3167, जो कि पिछले साल कितनी थी? पिछला जो सेंसस हुआ था 2018 में, तो अभी सेंसस हुआ 2022 में। तो 4-4 साल पे सेंसस होती है टाइगर्स के। तो पिछली बार जो 2018 में जो सेंसस हुआ था उसका संख्या था कितना? उसमें टाइगर्स की संख्या थी 2967, और इस बार 4 साल के बाद जो सेंसस हुआ 2022 में, इसमें 3167। तो ये लगभग 200 का जो इंक्रीमेंट है ये पाया गया ये पिछले 4 सालों में। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, लेकिन इसमें एक कैच है कि ये जो न्यूज़ है, ये जो इंक्रीमेंट है, ये ज़्यादातर इस एरिया में हुआ है, नॉर्थ के एरिया में हुए हैं। कहाँ? शिवालिक के हिल में, गंगेटिक प्लेन में, गंगेटिक जो फ्लड प्लेन होते हैं उसमें, सेंट्रल इंडिया में, और नॉर्थ ईस्टर्न और ब्रह्मपुत्रा वाला जो फ्लड प्लेन एरिया है उधर, और सुंदरवन के एरिया है, बस इधर ही हुए हैं। जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इधर जो गुजरात के बाद, जो महाराष्ट्र के बाद ये जो वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है, इधर एक्चुअली नंबर में डिक्रीमेंट हुआ है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग बात भी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बताया गया पब्लिकली कब? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें बताया गया। ये 50th एनिवर्सरी था प्रोजेक्ट टाइगर का। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था आपको मालूम होना चाहिए? 1973 में। तो 2023 में इसका 50th एनिवर्सरी था प्रोजेक्ट टाइगर का। तो नंबर ऑफ जो डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व हैं, ये प्रोजेक्ट टाइगर जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से बढ़ता ही जा रहा है, और अब बढ़ते बढ़ते 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो टाइगर रिजर्व था पहले, अब वो बढ़ करके हो गया 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का
कुल मिला के 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे कंट्री में, जो कि इंडिया का अगर लैंड एरिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो 2.3% होता है, यानी कि इंडिया के टोटल लैंड के 2.3% टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो भारत में अब बाघों की संख्या बढ़ गई है, तो अभी इंडिया ने डिसाइड किया है कि अब हम वैसे कंट्री जिनके पास ये संख्या है नहीं, वो ये इस तरह के टाइगर जो इंस्टिंक्ट हो गए हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको हम ये टाइगर्स वहाँ ट्रांसलोकेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट तो नहीं बोलेंगे, ट्रांसलोकेट करने की बात करेंगे। तो ये जो चीता, अफ्रीकन चीता, आपको पता है कि कंबोडिया जैसे देशों में ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो इंडिया उनको ट्रांसलोकेट करने के लिए सोच रहा है ताकि वहाँ के भी टाइगर्स की संख्या में रिवाइव लाया जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि इंडिया ने एक नई ये पॉलिसी का आगाज़ करने के लिए सोचा है, जिसमें बताया गया है कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे कैसे कल्चरल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कल्चरल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए अपने नेबर नेशन में, उनके हिस्टोरिकल टाइज को बढ़ाने के लिए अपने नेबर नेशन में नए नए जो भी लैंग्वेज हैं उनको सीख करके पीपल टू पीपल कनेक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। ये कौन कौन से कंट्री कंसीडर किया जा रहा है अभी? तो म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इन सब कंट्री के लैंग्वेज एक्सचेंज के लिए प्रोग्राम चलाने की बात हो रही है। तो इस प्रोग्राम को जो ये नाम दिया गया द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, और ये प्रोग्राम किसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा? तो ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें 5 लोगों को ट्रेन किया जाएगा दूसरे देशों के ऑफिशियल लैंग्वेज सीखने के लिए। तो दूसरे देशों के इतने सारे जो देश के नाम हमने लिए थे अभी, उन सब देशों में भेजे जाएंगे 5-5 लोग। तो आप कौन कौन सा लैंग्वेज सीख सकते हैं इसमें? तो 10 लैंग्वेज की बात की गई है। खजाक, उज्बेक, भूटानीज, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि खजाक कजाकिस्तान का होगा, उज्बेकिस्तान का होगा और भूटानीज भूटान से होगा। लेकिन एक और लैंग्वेज है जिससे घोटी कहाँ का लैंग्वेज है? तो तिब्बत का लैंग्वेज है घोटी। बर्मीज का लैंग्वेज होगा। और खमीर कहाँ बोला जाता है? तो कंबोडिया में बोला जाता है। थाई तो थाईलैंड का लैंग्वेज होगा। सिंहलीज आपको पता है श्रीलंका का लैंग्वेज है। भाषा कहाँ बोला जाता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में बोला जाता है। तो इन सब लैंग्वेज को यहाँ कंसीडर किया जा रहा है ICCR के इस प्रोग्राम के तहत। अब तक इंडिया का क्या फोकस रहता था कि ज़्यादातर यूरोपियन लैंग्वेज सीखना है, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइना, जापान, ये सब के लैंग्वेज। लेकिन अब फोकस किया जा रहा है कि अब आसपास के जितने कंट्रीज हैं उनसे रिलेशन किस तरह से बेहतर किया जाए। तो कल्चरल पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए ये नया स्टेप लिया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है अपने कंट्री के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए भी, और दूसरे कंट्रीज से, अपने नेबर कंट्री से रिलेशन बेहतर बनाने के लिए भी। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे इसके अलावा भी, जैसे कि मीता नारायण जो कि JNU के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बताया कि जैसे अपने यहाँ मेडिकल टूरिज्म जो है वो बहुत अच्छा है। अपना मेडिकल टूरिज्म जैसे आसपास के कंट्रीज़ के लोग आते हैं यहाँ पे मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी का यूज़ करने के लिए, मतलब अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आसपास के देशों से आते हैं। इवन USA UK से भी आते हैं क्योंकि वहाँ का मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा है। तो अपनी मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आसपास के देशों से जो लोग आते हैं उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ के लोगों से, डॉक्टर से या मेडिकल स्टाफ से कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत बड़े संख्या में ट्रांसलेटर का ज़रूरत है। तो ये जो प्रोग्राम है इनको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करवा सकते हैं बल्क में। तो इससे अपना मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल टूरिज्म जो सेक्टर है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा इसमें। तो जैसे टर्कीलाइज कंट्री, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये सब जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं ये आते हैं तो इनको कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। ये सब बहुत ही आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे जब ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर मौजूद होगा इस फैसिलिटी में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। चलते हैं आगे। फिर है ये जोजिला टनल के बारे में एक न्यूज़ आई है। ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन से आने जाने के लिए। तो ये किस एरिया में है? तो सोनमर्ग एरिया ऑफ गंदरबल। तो ये सोनमर्ग एरिया का ये जोजिला टनल है। जोजिला टनल कितने हाइट पे बनाया जाएगा? ये जो टनल है ये कितना हाइट पे बनाया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जोजिला पास का एल्टीट्यूड है लगभग 11,500 फीट।
तो इतने हाइट पे ये जो टनल है बनने जा रहा है। किस हाईवे पे होगा? तो श्रीनगर से लेह जाने वाले हाईवे पे होगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 4 घंटे का जो जर्नी था उसको ये सिर्फ 40 मिनट का डिस्टेंस बना देगा। मतलब जिस ट्रैवलिंग में आपको 4 घंटे लगते थे वो अब इस टनल के माध्यम से आपको सिर्फ 40 मिनट में आप कवर कर सकते हो। आप कश्मीर और लद्दाख के बीच में आना जाना मात्र 40 मिनट का हो जाएगा। और ये आज का आखिरी न्यूज़ है कि इंडियन अमेरिकन एक सिया राव थे, सिया राव, जिनको मिला है नोबेल प्राइज़। 102 साल का इनकी उम्र है और इनको मिला है नोबेल प्राइज़ किस चीज़ में? स्टैटिस्टिक्स में। तो ये जो इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स होता है इसको माना जाता है कि नोबेल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स होता है ये। मतलब इसका इतना रेपुटेशन है कि इसको नोबेल प्राइज़ बोला जाता है इस क्षेत्र का। तो इनको ये जो प्राइज़ दिया जाता है ये हर 2 साल पे दिया जाता है। तो इनका अचीवमेंट क्या रहा है कि ये स्टैटिस्टिक्स को यूज करके बहुत सारे इन्होंने एडवांस किए हैं कि इसको साइंस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।